हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में चैप्टर फॉरगिवनेस यानी क्षमाशीलता। सकारात्मक मनोविज्ञान में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कृतज्ञता है, परानुभूति है। इसी तरह हमारे व्यवहार का एक गुण है क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस। आइए हम पढ़ते हैं क्या होती है फॉरगिवनेस, कौन कौन सी परिस्थितियों में हम किस किस को माफ करते हैं, क्या इसका मेजरमेंट किस ढंग से हम कर सकते हैं, और क्या इसके हमारे दैहिक आधार होते हैं, मनोस्नायविक आधार होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फॉरगिवनेस क्या है। सबसे पहले क्षमा हमारे, हम देखें कि हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, लेकिन अभी हमारे हाल ही के दिनों में हम देखें तो 1990 के बाद यह कॉन्सेप्ट जो है एक चर्चा का विषय बना। अधिकांश अनुसंधानकर्ता जो है इसको एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके माध्यम से जो है हम दूसरों द्वारा जो हमें नुकसान पहुंचाया गया है उसका हम बदला नहीं लें, या उनसे बदला लेने की भावना को हम कम कर दें या समाप्त कर दें, या उनके प्रति जो हमारा क्रोध है या उस जो उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, हमें दुख पहुंचाया है, उसके कारण जो हमें पीड़ा हो रही है, उन सब प्रभावों को हम खत्म कर दें, इस तरह से देखा जाता है। तो जॉन टेम्पल्टन को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इस प्रत्यय को, इस पे अनुसंधान किया और इसको आगे बढ़ाया। थॉमसन तथा उनके साथियों ने 2005 में कहा कि क्षमाशीलता ऐसे स्रोत के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति है जिसने किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में पीड़ित किया हो। यानी कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाता है तो उसके बाद में जो हमारे मन में नकारात्मक भाव जो आते हैं उसको कि हम भी उसके साथ ऐसा ही करें, उसने हमें चोट पहुंचाई है, हम भी उसको दुख पहुंचाएं, हम उसको चाहे शारीरिक रूप से पहुंचाएं, ये जो भाव है, उससे बदला लेने का जो भाव है, उसमें हमें कमी लाता है, उससे हमें मुक्त कराता है। जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो हम उसके प्रति वो सब भाव हटा देते हैं जो उसने हमें जब दुख दिया था तब हमारे मन में उत्पन्न हुए थे। मैककुलक तथा उनके साथियों ने कहा कि क्षमाशीलता जो है दूसरों के प्रति सहायता प्रेरणा के वर्धन में प्रकट होती है। यानी कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो एक प्रेरणा के रूप में हमारे को दिखाई देती है कि जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया या हमें चोट पहुंचाई है, तो उस व्यक्ति से बचने की निम्न इच्छा या दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है बदले की या प्रतिकार की भावना में कमी, हमें अगर क्षमाशीलता है तो हमें ऐसे दिखाई देगी। दूसरों के प्रति और अधिक सकारात्मक भावना का विकास हमारे अंदर होता है जब हमें क्षमाशीलता का गुण रहता है। क्षमाशीलता होने के लिए हमें मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जो हमारी मोटिवेशन है उसमें चेंज होना, क्योंकि किसी ने हमें चोट पहुंचाई है मान लीजिए, तो हमारा उस समय एकदम से ध्यान ये जाता है, हमारा मोटिव ये रहता है कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे भी उसको चोट पहुंचानी है, मुझे बदला लेना है। तो जब तक इस मोटिवेशन में, इस मोटिव में हमारे चेंज नहीं आएगा, तब तक हम जो है फॉरगिव किसी को नहीं कर सकते, किसी को माफ नहीं कर सकते। यानी कि उस अभिप्रेरणा में कि जो हम, उसने मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उसके जैसा क्यों बनूं, या हम कोई बात नहीं पहुंचा दी, आगे से वो नहीं करेगा, मैं उसको समझा दूंगा, या कोई बात नहीं मैंने उसको माफ किया, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। इस तरह के जो भाव हैं, जब तक हम उनमें चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक हम किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते। इनके अनुसार जो व्यक्ति अधिक जब सहनशील हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, तो वो क्षमाशीलता की ओर आगे बढ़ता है। इसी तरह अन्य परिभाषाएं भी और दी गई। फिंचम तथा कश्तन ने कहा कि यह एक तरह से स्वतंत्र रूप से चुना गया अभिप्रेरणात्मक बदलाव है। वही बात जो अभी हमने कही कि पहले अगर हमें कोई चोट पहुंचा रहा है तो हम
ये सोचते हैं कि उसने मुझे चोट पहुंचाई, मैं भी चोट पहुंचाऊं। लेकिन जब इस भाव में बदलाव आ जाता है तो वो अभिप्रेरणात्मक बदलाव कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, तो वो व्यक्ति स्वयं चुनता है, जिसमें आक्रमणकारी या गलत करने वाले से बदला लेने की भावना या उसे कभी भी संपर्क न करने के भाव में हमारे कमी आती है। तो एक तरह से इस प्रक्रिया को हम परोपकारी उपहार कहते हैं। एंड्रॉइड तथा उनके साथियों ने भी कहा कि क्षमाशीलता को एक जो है विकासात्मक प्रक्रिया माना। उन्होंने कहा कि एक डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में बहुत सारे चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनका मूल्यांकन उसमें निहित सत्यता की मात्रा से किया जा सकता है। सही क्षमाशीलता के लिए अपराधी के प्रति प्रेम भाव, उदारता, सद्भावना, साथ ही बदला लेने के अधिकार के परित्याग का होना आवश्यक है। यानी हम ये कह देंगे भाई मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन हमारे मन में अगर कहीं ना कहीं ये भाव रह रहा है कि नहीं उसने मुझे उस दिन चोट पहुंचाई तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसके साथ संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे, इन चीजों का परित्याग नहीं करेंगे, उसके प्रति प्रेम भाव नहीं प्रकट करेंगे, तब तक क्षमाशीलता जो है वो नहीं आ सकती। क्रोध तथा क्षोभ के प्रभाव को कम करने में भी क्षमाशीलता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रोध जो है उसे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। इस तरह से हमारा जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो सही बना रहे, उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे परस्पर संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण रहे, यही हमारे लिए लाभकारी रहता है। इसलिए जो है क्षमाशीलता का होना जरूरी है। बहुत सारे अध्ययन ये बताते हैं कि हमारा जो मैरिज लाइफ है, दाम्पत्य जीवन जो है, उसमें भी आपको संतुष्टि मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, आपस में संबंधों के प्रति हम कटिबद्ध रहें, एक दूसरे के प्रति हमारी सूझबूझ रहे, आग्रहता के प्रति सद्भाव के लिए हमारे अंदर क्षमाशीलता होनी बहुत जरूरी है। अन्यथा हम हमारे दाम्पत्य जीवन में ये सारी चीजें नहीं प्राप्त कर सकते। सुखी, संतुष्टि, रिश्तों में जो हमारे एक सौहार्दपूर्ण संबंध है, वो सारी चीजें हमारे नहीं आ सकती हैं। क्षमाशीलता से न केवल अंतरंग स्नेही स्वस्थ संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, बल्कि वो हमारे और ज्यादा विकसित भी होते हैं और ज्यादा बढ़ते भी हैं। इसी तरह टेंगे तथा उनके साथियों ने कहा कि क्षमा जो है एक प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक रूप रखता है। यानी किसी ने हमें चोट पहुंचा दी तो हम उसके प्रति महसूस कर सकते हैं कि जो कैसा किया होगा, कितना पीड़ित किया होगा, उसके बदले हम उसके भावनाओं में, बदले की भावनाओं में कमी हम ला सकते हैं। इसी कारण जो है हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनमें भी कमी आती है। अगर हम क्षमाशील नहीं रहे तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो उनको बढ़ावा मिलेगा। अगर हम क्षमाशील रहते हैं तो हमारे नेगेटिव इमोशंस में कमी आती है, और जो जिसने भी ऐसा कृत्य किया था हमारे प्रति, उसके प्रति जो है हम अपनी आक्रामकता में कमी लाते हैं। इसी तरह क्रिस्टोफर तथा पीटरसन ने भी कहा कि माफी जो है हमारी नफरत को पूर्ववत करती है। यानी कि जो उसने हमारे साथ कुछ कृत्य किया किसी ने, उससे पहले की स्थिति को हमारे ला देती है, हम परेशान अतीत से मुक्त हमें कराती है। इसी तरह डेसमंड तथा टूटू ने भी कहा कि माफी से तात्पर्य जो है एक नई शुरुआत है, दोबारा किसी को मौका दिया जाए और कहे कि अब दोबारा से तुम शुरू करो। मान लीजिए दो दोस्त हैं, आपस में झगड़ा हो गया, और तो अगर हम माफ नहीं करेंगे तो वो दोस्ती दोबारा नहीं शुरू हो सकती। तो अगर हमने माफी कर दी तो यानी कि हम उस दोस्ती जो है, उस रिश्ते को हम दोबारा से एक नया मौका देते हैं शुरुआत करने का, कि भाई चलो पीछे की बातें भूल के हम आगे नई शुरुआत करते हैं। इसी तरह बुद्ध ने भी कहा कि क्रोध को जो पकड़ने से तात्पर्य किसी भी गर्म कोयले को पकड़कर किसी कोने में फेंकने जैसा है, जिसमें कि आप स्वयं भी जल जाते हो। क्योंकि अगर गर्म कोयले को हम अपने हाथ से पकड़ के किसी जगह दूसरी जगह फेंकेंगे तो नेचुरली हमारा हाथ भी जल जाएगा। इसलिए जो है क्रोध में हम के ऊपर हमें काबू पाना चाहिए। जो हमारे नकारात्मक संवेग हैं उनके ऊपर हमें काबू पाना चाहिए।
अब बात यह कि क्षमाशीलता के नियम क्या हैं? कब हमें क्षमा करना चाहिए, कब हमें क्षमा नहीं करना चाहिए, क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला नियम है कि क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप चुप रहें। आप उसको समझा सकते हैं, क्योंकि क्षमाशीलता जो है कोई कमजोरी या मूर्खता या सरलता का संकेत नहीं होता है। क्षमा जो है वो हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए लाभप्रद होती है। सभी को पता है कि क्रोध हमारे स्वास्थ्य के लिए विष के समान होता है। क्रोध से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए क्षमा जो है वो हमारे लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हमें बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। क्षमा एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को पूरी तरह से क्षमा करने में सक्षम नहीं होता है। पूरी तरह से कोई उसको किसी को माफ नहीं कर सकता है। हम करीब करीब ऐसा कर सकते हैं कि लगभग हमने उसको माफ कर दिया। पूरी तरह अगर हम माफ करते हैं तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति ये भाव आ ही जाता है कि हाँ उसने मुझे क्षति पहुंचाई। तो इसलिए एक प्रक्रिया की तरह से है, हम एक बार में किसी को भी पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। क्षमा जो है क्षमा मांगने वाले पे या उसके प्रस्ताव पे निर्भर नहीं करती। जैसा अभी हमने पिछले परिभाषाओं में देखा कि यह एक तरह का अभिप्रेरणात्मक बदलाव है, यानी कि जब तक हमारे अंदर मोटिव नहीं होगा कि हम किसी को जिसने हमें चोट पहुंचाई है हम उसको क्षमा कर दें या उसको माफ कर दें, तब तक वो नहीं हो सकती। कोई कितना भी क्षमा मांगे, लेकिन जब तक हमारे मन पे कोई असर नहीं है, हमारे मोटिव चेंज नहीं हुआ है, तब तक हम किसी को माफ नहीं कर सकते। इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन माफी मांग रहा है या किस तरह से उसने प्रस्ताव रखा है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने उत्पीड़न को कम कर रहे हैं, कि हमने माफ कर दिया लेकिन उससे हमारी जो हमें चोट पहुंची है उसमें कोई कमी हो रही है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता है। इसी तरह फ्रेड ल्यूसिन ने बताया कि क्षमा न केवल शक्तिशाली है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी है या उत्कृष्ट है। अब बात आती है कि क्षमाशीलता में हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं? क्या कोई ऐसे उपाय हैं कि हम क्षमा करने की हमारी जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं? तो ये 3 तरीके से हम हमारी क्षमाशीलता में वर्धन कर सकते हैं। जैसे दूसरों को क्षमा करना, स्वयं को क्षमा करना, और तीसरा है किसी घटना या परिस्थिति को क्षमा करना। अब बात हम सबसे पहले करते हैं दूसरों को क्षमा करना। गॉर्डन तथा मॉकम ने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने दूसरों को क्षमा करने के बारे में बताया। दूसरों को क्षमा करना जो है वो एक बहुत ही क्षमाशीलता की विशिष्ट और महत्वपूर्ण श्रेणी है। जैसे हमारे वैवाहिक संबंधों में हमारे अगर जीवन साथी ने हमसे कोई विश्वासघात किया है, तो बहुत सारे अध्ययन किए गए कि मनोचिकित्सा में उन जो कपल थे उनसे इस बारे में चर्चाएं की गई, उनके अनुभव लिए गए। उसके आधार पर गॉर्डन तथा बॉकम ने एक मॉडल विकसित किया था जिसे के बहुत कई चरण हैं। इस मॉडल के अंतर्गत जो है क्षमाशीलता को एक लक्ष्य के रूप में देखा गया। पहला चरण था यहाँ पे जिसमें कि दोनों व्यक्तियों के मध्य जो थे वास्तविक तथा अविकृत संबंधों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाता है। अविकृत संबंध यानी कि उन जो उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ गलत कृत्य हुआ होगा, विश्वासघात किया है जिसके कारण उनके संबंधों में विकृति आई है, उससे पहले के जो उनके वास्तविक थे और अच्छे संबंध थे उनका मूल्यांकन करके उनको बढ़ावा दिया गया कि हम बुरी बातें न सोच के अच्छी बातें जो हमारे संबंधों में रही उनको
मूल्यांकन किया गया और उनको बढ़ाने का प्रयास किया गया। दूसरा चरण जो था उसमें उन नकारात्मक तथा जो अनावश्यक चिंतन था उसके बंधन से मुक्ति का प्रयास किया गया, जो कि आपसी संबंधों की जो प्राइवेसी थी, अक्षुण्णता, गरिमा का उल्लंघन करने वाले साथी के प्रति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते थे। यानी कि कपल में अगर एक व्यक्ति जो है वो उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा है या उसकी गरिमा का उल्लंघन कर रहा है दूसरे साथी की, तो उसके कारण जो दूसरे साथी में जो चिंता उत्पन्न हो रही थी, उसके प्रति जो नकारात्मक भाव आ रहे थे, उससे उनको मुक्त कराने का प्रयास किया गया। तीसरा चरण जो था उसमें इस कपल में से जो भी पीड़ित साथी था उसके दोषी साथी को दंड देने की भावना जो हमारे मन में आई है, उस कपल में से जो भी पीड़ित था उसके मन में कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं इसके साथ कुछ गलत करूं या इसको दंड दूं, इस तरह की भावनाओं को कम करने का प्रयास किया जाता था। यानी कि हम उसको फॉरगिव कराने का प्रयास करते थे। तो धीरे धीरे देखा गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, जो पीड़ित साथी था उसकी पीड़ा में कमी आई, उसके दुख में कमी आई तथा नकारात्मक जो भाव उसमें अपने साथी के प्रति आ गए थे उनमें भी तीव्रता से कमी आई। उपचार के माध्यम से देखा गया कि जो दोषी साथी के प्रति जो पीड़ित में जो कुछ भावनाएं थी उसके प्रति परानुभूति की भावनाओं का विकास हुआ। साथ ही मनोचिकित्सकों ने दोनों साथियों को बेहतर महसूस कराने में सहायता प्रदान की। तो क्षमाशीलता जो थी वो व्यक्ति को मानसिक आघात देने से पहले की स्थिति में लाने के लिए समानांतर चलती रहती है और उन कपल्स को यह कहकर समझाने का प्रयास किया गया कि उस आघात से या जो भी उनके बीच में संबंध बिगड़े जिस कारण से, उससे पहले उनके साथ क्या हुआ था, कहाँ गलती हुई और उसका क्या उपाय किया जा सकता है, तो उन्हें वापस रीइंस्टेट करने की अवस्था में या उनके संबंधों को पुनर्प्राप्ति की अवस्था से उबारने का प्रयास किया जाता है। और धीरे धीरे जहां संघात की अवस्था में उनमें नकारात्मक संवेग ज्यादा हावी थे, जैसे क्रोध, दुख, आघात, पीड़ा, उसके बाद में उन युगल को बिल्कुल शून्य से हटा करके जहां वो निराशा की अनुभूति कर रहे थे उनको जीवन का उनका क्या प्रयोजन है ये समझाया गया। उसके बाद उनको एक साथ जो है अपने जीवन पर नियंत्रण करने का प्रयास कराया गया। तो धीरे धीरे उन विवाहित युगलों ने साथ में रहने का निर्णय कर लिया, क्योंकि क्षमाशीलता के कारण जो है उनमें आपस में तनाव की स्थिति, निराशा की स्थिति वो धीरे धीरे कम होती गई और सकारात्मक भाव बढ़ते गए। इसी तरह से सकारात्मक भाव बढ़ते गए। इसी तरह से एवररेट ने एक मॉडल दिया। एवररेट ने जो है विवाहित युगलों के संबंध जो है उनमें तनाव की स्थिति या निराशा उन सब से बचने के लिए एक 5 स्टेप मॉडल बनाया, जिसको कि रीच मॉडल कहते हैं। REACH, रीच मॉडल। रीच मॉडल जिसमें कि R का मतलब है रिकॉल द हर्ट एंड नेचर ऑफ द इंजरी कॉज्ड, यानी कि पीड़ा और उसके दुख की प्रकृति का स्मरण करना, यानी कि कैसे चोट पहुंची, चोट पहुंचाने का कारण क्या था, उसको याद किया गया। दूसरा स्टेप है ई, यानी प्रमोट एम्पैथी इन बोथ पार्टनर्स, यानी कि दोनों साथियों के मध्य जो है परानुभूति यानी एम्पैथी की भावना का विकास कराया गया। तीसरा स्टेप है ए, altruistically give the gift of forgiveness between partners, यानी कि दोनों साथियों को क्षमाशीलता का उपहार प्रदान करने में सहायता करी गई, यानी कि दोनों पार्टनर्स को कहा गया कि तुम एक दूसरे को माफ करें। चौथा स्टेप है
सी यानी कमिटेड वर्बली टू फॉरगिव द पार्टनर्स, यानी हम बोल करके दोनों अपने पार्टनर्स को क्षमा करने का निश्चय करें। अंतिम स्टेप है एच, यानी होल्ड ऑन टू द फॉरगिवनेस फॉर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति क्षमाशीलता के भाव को हमेशा बनाए रखें। तो इस आधार पर उन्होंने जो विवाहित जोड़े थे उनके मध्य क्षमाशीलता का विकास किया और जो संबंधों में गिरावट आ गई थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया।